So in the final episode of this series, we'll talk about the red rooms. Some people call it as the scary part of the dark web. So we'll figure it out. इसी के साथ हम ये भी प्रूव करेंगे कि डार्क वेब के बारे में बोले जाने वाले बहुत सारे फैक्ट्स एक्चुअल में या तो मिथ है या फिर एक झूठ है. एंड एट लास्ट we'll also talk about how you can be tracked on the dark web, which seems impossible but it is not. So शुरू करते हैं रेड रूम से. ये वो चीज है जो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है डार्क वेब पे. पर रेड रूम होता क्या है? एक्चुअल में रेड रूम कुछ भी नहीं होता. ये सिर्फ एक बहुत बड़ी कहानी बना रखी है. अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर फिलहाल हम बात करते हैं रेड रूम होता क्या है. अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं. ये ऐसी वैसी लाइव स्ट्रीम नहीं होती. यहाँ पे कोई किसी की उंगली काट रहा है, कोई किसी का सर काट रहा है, मतलब लिटरली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. मतलब कंप्लीट टॉर्चर आपको दिखाया जाता है. और इस लाइव स्ट्रीम के जो व्यूअर होते हैं वो बिटकॉइंस के अंदर डोनेशन देते हैं और हर एक डोनेशन के साथ वो एक रिक्वेस्ट देते हैं कि इसकी उंगली काट दो, इसका सर काट दो, एटसेट्रा एटसेट्रा. और जिसकी भी डोनेशन सबसे ज्यादा होती है उसकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है. सुनने में कितना डरावना लगता है ना, क्योंकि अगर किसी ने डार्क वेब के ऊपर कोई हाइपोथेटिकल कहानी बनानी है तो जितनी हो सके उतनी डरावनी बनानी चाहिए ऑब्वियसली. और कहानियों में ही ये भी बताया जाता है कि लोग डार्क वेब पे जाके इन स्ट्रीम्स को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं. पर एक्चुअल में किसी को पता नहीं है कि रेड रूम पे जाते कैसे हैं, और ना ही किसी के पास कोई रिकॉर्डेड एविडेंस है कि वो रेड रूम पे गया था और उसने ऐसा ऐसा कुछ देखा था. कुल मिला के बातें बहुत लोगों के पास है लेकिन एक्चुअल प्रूफ किसी के पास भी नहीं है. और अब क्योंकि रेड रूम एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन चुका है डार्क वेब का, तो ऑब्वियसली बहुत सारे फेक रेड रूम्स खुलने ही थे और वो खुल चुके हैं और लोग वहां पे जाके बिटकॉइंस में डोनेशंस देते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता. मोस्ट केसेस में क्या होता है कि ये जो सो कॉल्ड रेड रूम्स होते हैं ये रेडिट से उठा करके कोई फुटेज प्ले कर देते हैं और लोगों को लगता है कि स्ट्रीम चल रही है. तो सबसे पहले तो मुझे एक कॉमन सी चीज बताओ कि अगर किसी ने सही में रेड रूम देखा है या कोई जाकर के वहां पे स्ट्रीम्स देखता है तो किसी को कुछ तो पता होता. यहाँ पे तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बस कहानियां पता है. और कहानियां क्या है? रेड रूम पे ऐसा होता है, रेड रूम पे मर्डर होता है, रेड रूम पे ये, रेड रूम वो, लेकिन पता नहीं कैसा होता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई ऐसी स्ट्रीम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? पैसे बनाने के लिए ऑब्वियसली. अगर वो पैसे बनाने के लिए कर रहा है तो इतने ज्यादा लोग रेड रूम के बारे में जानते हैं तो उसके पास तो बहुत पैसे होंगे और ऑब्वियसली वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्ट्रीम्स को देखें, ऑब्वियसली कीपिंग हिज सिक्योरिटी इन माइंड. पर यहाँ पे तो लोगों को ये भी नहीं पता कि देखनी कैसे है. मतलब मुझे तो ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल समझ नहीं आया. अब कुछ लोगों को मेरी बात नॉनसेंस लग रही होगी, थोड़े प्रूफ्स रखते हैं. देयर इज अ वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वो वीडियो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट इश्यूज. सो उस वीडियो में एक एक्स साइबर क्रिमिनल का इंटरव्यू हो रहा होता है और उससे एक सवाल पूछा जाता है कि रेड रूम्स होते हैं या नहीं होते. सो उसने कहा ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, पर उसने ये भी कहा कि ना मैंने कभी चलाया और ना मैंने कभी सुना और ना देखा. I have never heard of it, never seen it, never heard of it talked about. और इवन वो लोगों से शर्तें लगाता है कि अगर रेड रूम है तो ढूंढ के लाओ और मुझे दिखाओ. I've even been in bets that they don't exist. और अब एक और पॉइंट, टॉर में इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो आपको एक स्ट्रीम्ड वीडियो दिखा सके. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एपिसोड 1 के अंदर कहा था कि टॉर की रिक्वेस्ट जाती है रिलेज के थ्रू, और टॉर की लेटेंसी की वजह से ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और एक लाइव स्ट्रीम देखना टॉर नेटवर्क पे एक बहुत ही बोरिंग चीज बन जाती है. मतलब आपको सिर्फ वो बफरिंग वाला गोला ही दिखेगा. सो ऑन एंड ऑन दिस रेड रूम पार्ट इज कंप्लीटली नॉनसेंस. हाँ, आपको ऐसी वीडियो जरूर मिल जाएंगी डार्क वेब पे जो कि इतनी घटिया होंगी कि उसको देखने के बाद शायद आपको नींद ना आए. पर ये रेड रूम जैसा कॉन्सेप्ट जिसके कोई प्रूफ्स ही नहीं है उसमें एटलीस्ट मैं तो बिलीव नहीं करता. एंड मोर ओवर ऐसी स्ट्रीम्स हमारे सरफेस वेब पे ज्यादा होती हैं. 2017 की बात है, शिकागो में 4 लोगों ने एक डिसेबल्ड पर्सन को एक फेसबुक लाइव स्ट्रीम में टॉर्चर करा था. सो दिस इज समथिंग मच ऑफन हैपनिंग ऑन द सरफेस वेब. आपको उसके लिए डार्क वेब पे जाने की जरूरत नहीं है. सरफेस वेब की खुद की दुनिया ही इतनी डरावनी है. बट व्हाटएवर, हमने काइंड ऑफ प्रूफ कर दिया कि रेड रूम या तो होता नहीं है, और अगर होता है तो जिस तरीके से बताया जाता है वैसा तो बिल्कुल नहीं होता. और लास्ट एपिसोड में हमने हिटमैन्स की बात करी थी, वो भी हम एक अनसर्टेन सिचुएशन में थे कि होते हैं या नहीं होते. सो डार्क वेब पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सिर्फ एक मिस्ट्री है, तो वहां पे ना जाना बेहतर होगा क्योंकि आप ट्रैक हो सकते हो. तो अब इस नोट पे मैंने एपिसोड 2 को खत्म करा था और आपसे कहा था कि आपकी आइडेंटिटी टॉर पे रिवील हो सकती है. सो इस सब को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सी बात कि टॉर आपको अनोनिमस रखने की पूरी कोशिश करता है. वो आपकी ही एक गलती होगी जिसकी वजह से आप पकड़े जाओगे. और अगर आपको लगता है नहीं मैं गलती नहीं कर सकता, तो याद करो सिल्क रोड के ओनर के साथ क्या हुआ था. उसकी एक गलती की वजह से ही FBI ने उसको पकड़ा था. तो अगर वो कर सकता है तो हम तो किस खेत की मूली हैं. और मैं एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, डार्क वेब को सर्फ करना इलीगल नहीं है. अगर आप वहां जाके कोई इलीगल एक्टिविटीज करने लग जाओ, मतलब कुछ खरीदने लग जाओ,
तब बात बिगड़ सकती है, बाकी नॉर्मल सिनेरियोज में यू विल बी फाइन। सो अब उन डॉट्स को कनेक्ट करने का टाइम आ गया है जो मैंने लास्ट 2 एपिसोड्स में छोड़े थे, और उन्हीं डॉट से हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे ट्रैक हो सकते हो। So let's discuss the case number 1, finding vulnerabilities in the Tor network. So last episode में मैंने आपको Playpen का एग्जांपल दिया था और मैंने आपसे कहा था कि FBI ने 1500 विजिटर्स को पकड़ लिया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि FBI ने ये करा कैसे था। FBI ने क्या करा, उन्होंने एक मॉलवेयर डार्क वेब पे डिप्लॉय कर दिया। उसमें ऐसा था कि जैसे ही कोई यूजर Playpen की साइट पे क्लिक करेगा, उसका जो आईपी है वो एक्सपोज हो जाएगा, और अगर एफबीआई को आईपी मिल गई तो उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है। सो जैसे जैसे लोग उस पर क्लिक करते गए, एफबीआई को आईपी मिलती गई और वो लोगों को पकड़ता गया। और ऐसे ही कुछ हैकिंग के तरीकों से वो लोग पकड़े जाते हैं जो इन फालतू वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। सो इंटरनेट पे आपका एक क्लिक आपके घर पे पुलिस बुलवा सकता है। केस नंबर 2, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप डार्क वेब पे गए कुछ गलत चीज खरीदने के लिए, तो आपको क्या पता कि आप किससे खरीद रहे हो। ऑल्दो आपने रिव्यूज वगैरह सब कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या आप फिर भी श्योर हो कि उधर वाली साइट कौन है? ऑब्वियस सा जवाब है कि नहीं, हम श्योर नहीं है। तो अब अगर आप श्योर नहीं हो तो इस चीज की क्या गारंटी है कि उधर वाली साइट जो आपको सामान बेच रहा है वो एक पुलिस वाला ना हो? मतलब कि पुलिस अथॉरिटी ने कोई ट्रैप बना रखा हो कि आप ऑर्डर करो और जैसे ही आप ऑर्डर रिसीव करोगे आपको पकड़ लिया जाएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बेजा माफिया का एक लीक्ड ईमेल दिखाया था, याद करो उसमें क्या लिखा था कि हमारे पास कोई हिटमैन्स नहीं है और हम पुलिस के लिए काम करते हैं। सो अगर हमारे सामने एक केस आ सकता है तो फॉर श्योर इस चीज की पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट। ऐसा बहुत बार हुआ है कि डार्क वेब की वेबसाइट्स को सरफेस वेब पे एडवर्टाइज करा जा रहा हो, और अगर वो वेबसाइट किसी ऑफिसर के सामने आ जाती है तो बहुत मुश्किल नहीं होता उस वेबसाइट के ओनर तक पहुंचना। और यही सेम हुआ था सिल्क रोड वाले केस में। सिल्क रोड के ओनर रोस विलियम ने अपनी वेबसाइट को सरफेस वेब के ऊपर एडवर्टाइज कर रखा था, और वहां से एफबीआई को उसका ईमेल मिल गया और कहानी खत्म। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुलिस वाले उस वेबसाइट के ओनर को पकड़ लें तो उस ओनर के पास बहुत सारे ऑर्डर डिटेल्स होंगे, और अगर गलती से किसी ने उस वेबसाइट से ऑर्डर करा होगा तो उसकी डिटेल्स एफबीआई के पास चली जाएंगी। यानी कि अगर किसी ने उस वेबसाइट को यूज करा होगा किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए तो उसका तो काम खत्म हो गया। यानी कि गलती आपकी हो ये जरूरी नहीं है, किसी और की गलती भी आपको जेल भिजवा सकती है। केस नंबर 4, अगर आप डार्क वेब से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो वैसे तो काफी कम चांसेस होते हैं कि ऑर्डर डिलीवर होगा, पर लेट्स सपोज कि ऑर्डर डिलीवर हो रहा है। सो अगर तो ऑर्डर फॉरेन से आ रहा है, जो कि मोस्ट केसेस में आएगा, तो आप कस्टम्स में फंस सकते हो। नहीं तो अगर आपके कुरियर वाले को पता चला तो वो भी डायरेक्ट पुलिस को इन्फॉर्म ही करेगा, और जैसे ही वो आपको ऑर्डर डिलीवर करेगा तो उसके साथ साथ आपको गेट पे पुलिस वाले भी मिलेंगे। सो वैसे तो और बहुत सारे तरीके होते हैं डार्क वेब पे एक इंडिविजुअल को ट्रैक करने के, पर मेजरली जो मेथड्स यूज होते हैं वो यही होते हैं। सो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे आप ट्रैक हो सकते हो। सो अगर आप विजिट करते हो तो आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। एक साइड से आप पुलिस से घिरे हुए हो, एक साइड से आप रैनसमवेयर से घिरे हो, एक साइड से आप हैकर्स से घिरे हो, मतलब हर तरफ खतरा है। एक लिंक पे क्लिक करके आपके घर पे पुलिस आएगी या आपके कंप्यूटर में रैनसमवेयर, वी कांट से। और अब क्योंकि ऑथोरिटीज को इन सब चीजों के बारे में पता है तो उन्होंने स्पेशल यूनिट्स बिठा रखी होती हैं स्पेशली डार्क वेब को मॉनिटर करने के लिए। सो अब बचना उतना आसान नहीं रहा। बाकी देखो, अगर आप कोई गलत काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ अपनी प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न हो, तो आप टॉर यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर फिर भी कोई गलत काम करना चाहता है और वो मुझसे पूछता है कि मैं कैसे बचूं, तो नंबर 1 मुझे नहीं पता, और नंबर 2 मैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बता सकता। तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, पर दूर रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। होपफुली आप सबको सीरीज देखने में मजा आया होगा। बाकी नंबर्स मेरे को बहुत कुछ बता रहे हैं। सो अब हम वापस अपनी थोड़ी नॉर्मल टेक वीडियोस के ऊपर आते हैं। बहुत टाइम से नो नेम सीरीज का एपिसोड भी नहीं आया, बहुत लोग उस चीज का भी वेट करते हैं। सो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक एनएनएस का एपिसोड ही होगा। एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस सीरीज मैं कुछ और सीरीज के आइडियाज भी सोच रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.